हेलो फ्रेंड्स, मैं जुलेखा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी इस बीएनएसएस एंड सीआरपीसी के तुलनात्मक अध्ययन वाली श्रृंखला में। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी हैं जिसमें हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बीएनएसएस और सीआरपीसी का बताया हुआ है। दूसरी वीडियो में हमने संहिता की स्टार्ट कर दी है। बीएनएसएस और सीआरपीसी के धारा 1 का अच्छे से खंडन किया था, जिसमें हमने बताया था टोटल क्लासेस की संख्या 3 थी और तीनों क्लासेस को बहुत ही अच्छे से और डिटेल से हमने आपको बताया। आपने उस वीडियो को काफ़ी सराहा, इसके लिए मैं सबसे पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और हम आगे से स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट धारा पे। अगली जो धारा हमारी है वो धारा 2 है, जिसमें टोटल बीएनएसएस में 26 शब्दों को परिभाषित किया गया है, जो कि इंग्लिश में ABCD और हिंदी में का खा गा से डिफाइन किए गए हैं। धारा 2 में टोटल क्लासेस की संख्या 2 है, क्लास 1 और क्लास 2। धारा 2 पे जाने से पहले हम आपको धारा 1 का रिवीजन कराना चाहेंगे, क्योंकि देखिए, हम कितना भी कुछ क्यों ना पढ़ लें, बिना रिवीजन के ज्ञान अधूरा है। अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो हमारी जो नॉलेज है उसमें चमक नहीं आएगी और हम भूल जाएंगे। इसलिए आप कम पढ़िए लेकिन ज़्यादा रिवीजन करिए, तो आप देखेंगे आपके ज्ञान में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। इसलिए हमने जो उस वीडियो में 20-25 मिनट में जो भी हमने बताया था, उसको मैं सिर्फ 2 से 2.5 मिनट में रिवाइज करा दे रही हूँ। आप सिर्फ मुझे सुनते जाइए और आपको पता चलेगा कि आपको इतनी जल्दी चीज़ें याद हो गई। और मैं आपको रिवाइज कराऊंगी, आप मेरे साथ साथ पीछे बोलते रहिए और देखिए कि आपको कैसे याद हो गया। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो हमने धारा 1 बताया था। धारा 1 हमने सब बताया था कि धारा 1 में टोटल क्लासेस की संख्या 3 थी, जिसमें हमने बताया था संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ था। ठीक है, इसमें पहला जो क्लास था उसका नाम बताता था। बीएनएसएस में इसका नाम था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। सीआरपीसी में हमने बताया था उसका नाम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 था। धारा 2 का क्लास 2 जो था वो उसका परिवर्तन, इसका एक्सटेंड की डेट बताता है कि ये इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो बताया गया कि जो सीआरपीसी का जो विस्तार क्षेत्र है वो भारत के नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्र में अध्याय 8, 10 और 11 लागू होंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये अन्य प्रोविज़न लागू नहीं होंगे। बाकी की पूरी सीआरपीसी भारत में लागू होगी। मतलब कि भारत में सीआरपीसी पूरी लागू होगी, लेकिन अध्याय 8, 10 और 11 के प्रावधान ही केवल नागालैंड और जनजाति क्षेत्र पर लागू होंगे। इन जगहों पर सीआरपीसी के अन्य प्रावधान लागू नहीं होंगे। इसी तरह से बीएनएसएस में जो चैप्टर है 9, 11, 12 के उपबंधों को छोड़कर नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्रों पर अन्य प्रावधान लागू नहीं होंगे। बाकी संपूर्ण भारत पर ये लागू है। फिर हमने इसका खंड 3 बताया था। इसका बताया था कि परिवर्तन तारीख क्या होगी। सीआरपीसी में परिवर्तन की तारीख लिखी हुई है, उसमें बताया गया है कि यह अप्रैल के प्रथम दिन परिवर्तित होगी। और बीएनएसएस में बताया गया है कि यह उस तारीख को परिवर्तित होगी जिस तारीख को नियत किया जाए या अधिसूचना द्वारा जारी किया जाए। तो वो डेट हमने आपको बताई थी। क्या डेट थी? 1 जुलाई 2024। तो देखिए, आपको बहुत कम समय में याद हो गया। और हमने फिर उसके बाद स्पष्टीकरण भी बताया था। स्पष्टीकरण में हमने बताया था कि उसमें स्पष्टीकरण 1 में जो स्पष्टीकरण था उसमें हमने आपको बताया था कि जनजाति क्षेत्र कौन से होते हैं। तो उसमें बताया गया था कि जो संविधान की 6ठी अनुसूची के पैरा 20 में असम के जनजाति क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें शैलांग नगर पालिका स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्र से भिन्न है। और ये 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले इनमें बताया गया वे क्षेत्र जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आपने देखा कि हमने देखे बहुत ही 1 से 1.5 मिनट लगा, हमने आपको पूरा रिवाइज करा दिया अच्छे से और आपको याद भी हो गई चीज़ें। बहुत बढ़िया है। अब हम अपना आगे के सेक्शन पे पढ़ते हैं। सेक्शन पे हम आते हैं 2। तो हमने आपको बताया था धारा 2 में टोटल खंड की संख्या 2 है। पहला जो क्लास है इसका, उसमें परिभाषाएं दी गई हैं। बीएनएसएस में परिभाषा जो दी गई है टोटल 26 है, जो A to Z तक
ABCD में बांटा गया है और हिंदी में क ख ग में बताया गया, हमने आपको बताया। अब आते हैं CRPC में। तो CRPC में जो शब्दों की संख्या थी वो टोटल 25 थी। एक विक्टिम WA में जोड़ा गया था, तो उसको मिलाते हुए भी वहाँ पे डिफिनेशन की संख्या 26 थी। अब आप सोच रहे होंगे कि उसमें भी 26 थी, इसमें क्या सब सेम है? नहीं, इसमें जो CRPC में कुछ शब्दों को हटाया गया है और BNSS में कुछ शब्दों को ऐड किया गया है। वे कौन कौन शब्द हैं? तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं CRPC में वे कौन से शब्द थे जो BNSS में अब नहीं है। तो उनकी संख्या 4 है। कौन कौन से? सबसे पहले भारत। CRPC में भारत की परिभाषा दी गई थी, लेकिन BNSS में भारत की परिभाषा नहीं दी गई है। ना देने के पीछे का कारण सिर्फ इतना है कि जब CRPC थी तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था, इसलिए वहाँ पर CRPC लागू नहीं थी। उनके अपने एक्ट एंड लॉज बने हुए थे, वो उनसे शासित होते थे। अब 370 हटने के बाद पूरे भारत में लागू हो रही है, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर पर भी ये अधिनियम, ये हमारी संहिता लागू हो रही, सारे लगभग लागू हो रहे हैं वहाँ पर। ये हो गया एक, हमने समझा भारत हटाया गया। दूसरा कौन सा है? दूसरा है महानगर क्षेत्र। महानगर क्षेत्र से संबंधित जितना भी प्रोविज़न CRPC में था, चाहे वो महानगर क्षेत्र हो, महानगर न्यायालय हो या महानगर न्यायालय के निर्णय हो, इनसे संबंधित जो भी प्रोविज़न थे, लगभग 5, 6 या 7 जो भी प्रोविज़न थे, उन सबको हटा दिया गया। तो सबसे पहले तो हमने डिफिनेशन से ही हटाने, हम पढ़ रहे हैं तो डिफिनेशन को ही समझेंगे, डिफिनेशन हटा दिया गया। फिर तीसरा आता है प्लीडर। प्लीडर CRPC में था बट BNSS में उसको स्थान नहीं दिया गया है। चौथा हमारा आता है विहित या प्रेस्क्राइब। इसको भी अब BNSS में जगह नहीं दी गई है। ये थे कुछ शब्द जिनको अब BNSS में स्थान नहीं दिया गया है। आगे हम देखते हैं तो उन शब्दों को देखते हैं जहाँ पे नए शब्द जोड़े गए हैं, उन शब्दों को हम देखते हैं। तो उसमें देखते हैं किन शब्दों को ऐड किया गया है। तो सबसे पहले आता है हमारा श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक शब्द को ऐड किया गया है, क्योंकि जिस तरह से प्रेजेंट टाइम में आप लोग देख रहे हैं कि मीडिया का कितना ज़्यादा रोल बढ़ रहा है, ऑडियो वीडियो हर चीज़, अब सब चीज़ें हो रही हैं, तो इस वजह से इसको रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिस तरह से उसका रोल बढ़ता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है उसकी परिभाषा देना ज़रूरी था। भाई चीज़ें अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आने लगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तो उसको डिफ़ाइन करना और उसको एक्ट में लाना ज़रूरी भी था। खैर ये चीज़ सही हुई। अगला हम देखते हैं तो देखते हैं बेल। बेल को CRPC में परिभाषित नहीं किया गया था। इससे संबंध में तो पूरा चैप्टर आता है, चैप्टर 35 आता है और जो है इसके बारे में पूरा था, लेकिन शब्द डिफाइन नहीं था, हमें पता ही नहीं था कि बेल कैसे कहता है। अंडरस्टैंड थे, हम समझते थे अच्छा बेल ये चीज़ होती है, लेकिन उसके लिए कोई शब्द परिभाषित नहीं था। तो ये हो गया। दूसरा जो तीसरा शब्द आता है बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड की भी डिफिनेशन इसमें दी गई है। और चौथा इलेक्ट्रॉनिक संसूचना। तो हमने कौन कौन से शब्द देखे नए? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बेल, बेल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। टोटल 4 शब्दों को परिभाषित किया गया है और 4 शब्दों को वहाँ हटाया गया है। कौन कौन से? भारत, महानगर क्षेत्र, विहित और प्लीडर। तो ये 4 शब्द यहाँ रख दिए गए, 4 हटा दिए गए, तो बैलेंस में चीज़ें आ गई। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने डिफिनेशन क्रॉस पे। तो पहली डिफिनेशन हमारी है वो है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक। इसे ए में रखा गया है। अब देखिए, मैं आपसे सभी से कहना चाहूँगी आप ABCD में ही याद करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये सब ABCD अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में रखे गए हैं। तो ए में इलेक्ट्रॉनिक, ए में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक, ए से
ऑडियो वीडियो ए में आपका रखा गया। तो आपको ये तो याद हो गया कि ऑडियो वीडियो कहाँ पे है, तो ए में है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस उद्देश्य के लिए रखा गया, इसकी परिभाषा क्या कहती है, तो हम इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, और एक चीज़ और, ये आपको मैंने जैसे कि बताया हुआ था कि आपको ये जितना ग्रीन वाला पोर्शन है उसे आप समझ जाइएगा कि इसको नया रखा गया है और ये नया है। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं सीआरपीसी वाली क्लास में, तो वहाँ पे ब्लैंक है, यानी कि इसमें ये नहीं था, जबकि बीएनएसएस वाले में ग्रीन में ये पूरा प्रोविज़न लिखा हुआ, ए भी है बी भी, ये दोनों डिफिनेशन नहीं है। इतना तो आप समझ गए होंगे अब तक के हमारे पीटीटी से। अब तो हम आगे बढ़ते हैं और हम इसको देखते हैं अच्छे से। तो श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक से अभिप्रेत है। इसके अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजन के लिए पहचान की आदेशिकाओं को अभिलिखित करना, तलाशी और अभिग्रहण या साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पारेषण और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किसी सूचना युक्ति का प्रयोग और ऐसे अन्य साधन भी है जिसे राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करें। तो ये तो हमने बेयर की लैंग्वेज पढ़ ली, किसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। सामान्य शब्दों में बहुत ही समझिए सही तरीके से कि अब आता है कि दृश्य श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक में क्या क्या आता है, किन उद्देश्यों के लिए इसको रखा गया है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजन के लिए, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए ये आता है काम। दूसरा क्या है, पहचान की आदेशिकाओं को अभिलिखित करना, पहचान की जो आदेशिकाएं होती हैं उन्हें अभिलिखित करने के लिए इनका यूज होगा। दूसरा क्या है, तलाशी और अभिग्रहण, यानी कि अब इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी तलाशी ली जा सकेंगी और अभिग्रहित चीज़ें की जा सकेंगी, एविडेंस लेने के लिए, साक्ष्य के लिए, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पारेषण करने के लिए और ऐसे अन्य परियोजनाओं के लिए संसूचना युक्ति का प्रयोग किया जाता है। कितनी चीज़ें निकल के आई, तो 5 चीज़ें। आप बहुत अच्छे से तुरंत याद कर लीजिए कि अगर आता है तो आप सिंपल सा लिखेंगे श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक से अभिप्रेत और इसके अंतर्गत आते हैं। ये तो भाई आपको इतना याद ही होगा कि चीज़ें पढ़ते पढ़ते कि श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक से अभिप्रेत और इसके अंतर्गत आते हैं। क्या क्या चीज़ें, नंबर 1 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजन के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रयोजन के लिए। दूसरा, पहचान के आदेशिकाओं के प्रयोजन के लिए, पहचान के आदेशिकाओं को अभिलिखित करने के प्रयोजन के लिए। तीसरा, तलाशी और अभिग्रहण के प्रयोजन के लिए। चौथा है साक्ष्य या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पारेषण और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जो यहाँ पे निर्दिष्ट किया गया है या राज्य सरकार द्वारा उपबंधित किया जाए, या ऐसे अन्य साधन भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो 4 चीज़ें हैं, अच्छे से याद हो गई हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ आते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आदेश, पहचान की आदेशिकाओं को अभिलिखित करना है, तलाशी और अभिग्रहण या साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का परीक्षण के लिए या कोई अन्य तरीके से इनको अभिलिखित करना इसके अंतर्गत आता है। तो ये हमने इलेक्ट्रॉनिक और श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक शब्द देख लिया। आगे बढ़ते हैं, बी पे आते हैं। बी से बेल, वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे जो हमने ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक बताया है, तो आप ये समझिए कि अब जहाँ जहाँ भी दस्तावेज की बात आएगी वहाँ पे आपको ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक शब्द मिलेगा, या वहाँ पे अंडरस्टूड रहेगा कि कहीं भी अगर आएगा कि दस्तावेजों का भी लिखित करना या दस्तावेज जहाँ भी शब्द होगा तो वहाँ पे ये अपने आप ऐड हो गया है, तो वहाँ पे आपको ये नया ऐड ऑन मिलेगा। तो अब आगे देखते हैं, बी पे आते हैं। बी पे है बेल, आसान बहुत तरीका है, बी से बेल। बेल क्या है, तो सबसे पहले बेल के बारे में थोड़ी चीज़ें समझ लीजिए कि इसको पढ़ने से पहले कि इसके बारे में कहाँ कहाँ प्रोविज़न है। तो सबसे पहले तो यही बता दें कि बेल की परिभाषा सीआरपीसी में नहीं दी गई थी। ठीक, एक पॉइंट निकल के आया, नया है ये, तो ये नए से आगे लिख लीजिए, ये नया ऐड ऑन हुआ है। अब एक चीज़ आता है कि बेल की जो चैप्टर है, पूरा एक एक चैप्टर बेल का दिया गया है, वो चैप्टर कहाँ पे है, तो चैप्टर नंबर 35 है। सेक्शन आपका इस पे भी बताया गया है बेल का, 478 से 496 तक पूरा बेल का है। ये बीएनएसएस का है 35। सीआरपीसी में भी बेल का चैप्टर था, वो चैप्टर नंबर 33 था, और जो धारा 436 से 450 तक पूरा जाता था।
ये हमने इसके बारे में बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इसके अलावा भी बिखरे बिखरे प्रोविज़न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे संहिता के अंतर्गत। जैसे आपको 91 में देखने को मिलेगा, 60 हो गया, 47 हो गया, और इस तरह से आपको बिखरे हुए चैप्टर इसमें सेक्शंस मिलेंगे जहाँ पे बेल के बारे में प्रावधान किया गया या बेल देने का बात की गई है। तब आते हैं बेल पे। अब इसको देखिए, हम पहले रीड करते हैं फिर इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। क्या है? जमानत से किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा अधिरोपित कतिपय शर्तों पर किसी अपराध के कारित किए जाने के अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति द्वारा किसी बंद पत्र या जमानत पत्र के निष्पादन पर विधि की अभिरक्षा से ऐसे व्यक्ति का छोड़ा जाना अभिप्रेत है। ये हमारी बियर की लैंग्वेज थे। कितना समझ में आया? शायद आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसको हम क्वेश्चन फॉर्म में बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन निकालते हैं कि बेल देने की जो पावर है वो किसको है। तो अब देखिए, सबसे पहले पहली ही लाइन में दो शब्द लिखे हुए हैं, दो अथॉरिटी दी गई कि बेल कौन देता है। तो किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा। अधिकारी में आपका पुलिस अधिकारी भी आता है तथा अन्य अधिकारी भी आते हैं। ये बेल कौन देगा? अगर आपसे पूछे बेल कौन दे सकता है या कौन देता है, तो आप बताएंगे अधिकारी या न्यायालय। कहाँ लिखा है? तो क्लास 2 के सब क्लास 1 का बी में बेल परिभाषित है, जिसमें बताया गया है बेल देने की शक्ति अधिकारी या न्यायालय को प्राप्त है। क्लियर हो गया? वेरी गुड। ये समझ लीजिए प्री के पॉइंट है जो हम आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, कैसे दी जाएगी बेल, तो बताया गया है अगला शब्द देखिए, शर्तों पे दी जाएगी। ऐसे नहीं कि कोई भी आएगा बेल दे दो, बेल दे दिया, ना, ऐसा नहीं होगा। कुछ शर्तें अधिरोपित की जाएंगी, उसके ऊपर कुछ शर्तें डाली जाएंगी कि आपको ये शर्त है, अगर आप ये शर्तों को फुलफिल करते हैं, इनका पालन करते हैं, तभी आपको बेल दी जाएगी। दो क्वेश्चन निकल गया। बेल कौन देता है? अधिकारी या न्यायालय। कैसे देता है? तो शर्तों पर देता है। ठीक है, शर्तों पर। कब दिया जाएगा? तो कहा गया कि जब कोई व्यक्ति अपराध कारित किए जाने पर, किसी अपराध के कारित किए जाने पर कौन बेल मांगेगा? ये भी तो क्वेश्चन है। अब कौन देगा हमने देख लिया, कौन सी परिस्थिति होगी जब बेल मांगी जाएंगी। अपराध कोई कारित होगा, या कहीं कहीं पे हम देखेंगे तो अपराध कारित होने से पहले भी जो निवारण प्रोविज़न देखेंगे उसमें, तो वहाँ पे भी हम देखेंगे कि अपराध होने से पहले ही बेल ले ली जाती है, या मतलब मुचलका भरा ले जाता है। आम भाषा में पर्सनल बाउंड, पीबी कहते हैं, पर्सनल बाउंड। वो हम जब वहाँ पे जाएंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ बेल ही पे आइए, वरना हम अपने ट्रैक से भटक जाएंगे। खैर, बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे हमने देखा कौन देता है? अधिकारी न्यायालय। कैसे देगा? तो शर्तों के अधीन देगा। कब देगा? जब कोई अपराध कारित किए जाने पे किसको बेल दी जाएगी। तो यहाँ पे आगे देखिए लिखा है अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति। यानी कि अभियुक्त किसे कहते हैं? अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम CRPC या BNSS पढ़ रहे हैं, तो आप फंस जाएंगे अभियुक्त किसे कहते हैं। समझिए, जिसके अगेंस्ट FIR दर्ज होती है उसे अभियुक्त या एक्यूज्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। संदिग्ध व्यक्ति यानी कि उसके पे संदेह है, FIR में तो नाम नहीं है, आरोप में उसका नाम नहीं आ रहा है, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं की गई, लेकिन उस पे संदिग्धता उत्पन्न हो रही है। यानी कि क्या है, उस पे वो संदिग्ध है, वो व्यक्ति संदिग्ध व्यक्ति कैसा व्यक्ति है? वो सस्पेक्टेड है। ठीक है, तो हमने देख लिया, या तो अभियुक्त हो या संदिग्ध व्यक्ति हो। फिर है कैसे छोड़ेंगे या कैसे देंगे। हाँ, क्वेश्चन आता है। तो बंद पत्र या जमानत पत्र, दो शब्द हैं, बंद पत्र या जमानत पत्र। जमानत हम पढ़ रहे हैं, दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों अलग हैं। बॉन्ड की परिभाषा भी आगे दी गई है, तो उसको हम वहीं पे बताएंगे। ठीक है, बंद पत्र या जमानत पत्र के निष्पादन पर विधि की अभिरक्षा से व्यक्ति को छोड़ा जाता है। यानी कि बंद पत्र या जमानत के निष्पादन पर हम देंगे। फिर आता है इसका परिणाम क्या होगा। तो जो व्यक्ति विधि की अभिरक्षा में है उसे छोड़ दिया जाएगा बेल देने पे, या छोड़ दिए जाने का निर्देश दिया जाएगा। अधिकारी कहेगा कि भैया इनको छोड़ दो। तो हमारे क्वेश्चन कितने निकल के आए हैं, अब आप देखिए। आपको ये डिफिनेशन
प्री और मेंस के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगामी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि ज़मानत किसे कहते हैं, किन दशाओं में ज़मानत दी जाएगी, किन में नहीं। लेकिन ये समझिए कि ये ज़मानत की परिभाषा मेंस में 101% पूछी जाएगी। इसके साथ साथ इसमें प्री के क्वेश्चन भी, जिस तरह से हमने तोड़ तोड़ के बताया, ये भी पूछा जाएगा कि जमानत देने का पावर किसे होता है, तो अधिकारी या न्यायालय को। कैसे देगा, शर्तें अधिरोपित करते हुए देगा। फिर आता है कौन बेल पाता है या किसे बेल मिलेगी, तो अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति पर। उसके साथ में क्या तो कह रहा है, बंध पत्र या जमानत पत्र के निष्पादन पे छोड़ा जाएगा। इसका परिणाम क्या होगा, तो या तो जो अभिरक्षा में है उसे छोड़ दिया जाएगा। उम्मीद करती हूँ जमानत आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं। अब हम आते हैं जमानत पत्र की परिभाषा देखते हैं। नहीं, उससे पहले हाँ, जमानत के साथ ही जमानत पत्र भी पढ़ लेते हैं। इसकी परिभाषा, बेल बॉन्ड की परिभाषा डी में दी गई है। इसमें क्या बताया गया कि प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए कोई वचनबद्ध अभिप्रेत है। यानी कि जो अंडरटेकिंग होता है या वचनबद्ध, अंडरटेकिंग यानी कि व्यक्ति अपने आप को बाउंड करता है कि मैं फला अपने आप को आबद्ध करता हूँ कि मैं ये काम करूँगा या मैं ये काम नहीं करूँगा। इसी को बोलते हैं वचनबद्ध, यानी कि खुद से वो वचन से बंधता है। इसी को ही इंग्लिश में बोलते हैं अंडरटेकिंग। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो लोग जानते होंगे कि कोर्ट बहुत बार होता है कि ऐसे नहीं हम आपकी बात पे विश्वास करें, आप अंडरटेकिंग दीजिए। तो वहाँ पे लिखा जाता है कि मैं अंडरटेकिंग करता, फला फला अपना पूरा नाम पता लिखेगा और बोलेगा कि अंडरटेकिंग करता हूँ या मैं वचन करता, ये अपने आप को आबद्ध करता हूँ कि मैं ये अगली पेशी तक ये काम कर दूंगा। या जैसे कि फैमिली कोर्ट्स में होते हैं तो जहाँ पे वसूली के वाद चलते हैं तो वहाँ पे होता है कि मैं अगली नियत तिथि तक पूरा अमाउंट दे दूंगा या आधा दे दूंगा। तो एक कोर्ट अंडरटेकिंग लेती है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा वचनबद्ध। अब बस पढ़ते जाइए, आपको लीगल टर्म्स बहुत अच्छे समझाएंगे। कोर्ट में भी क्या क्या यूज होती है उनको भी मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, तो क्या बताया कि बहुत एक छोटी सी परिभाषा है, इसमें विशेष नहीं है। क्या बताया गया कि प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए कोई वचनबद्ध अभिप्रेत है। ठीक है, इसके लिए शेड्यूल हम देखते हैं 1 में है। इसमें 190 और 478 आप चाहें तो इसके साथ सेक्शन ऐड कर लीजिए। इसके बारे में डिटेल से आगे देखेंगे। अब हम आते हैं सी पे। सी हमारी जो डेफिनेशन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्री मेंस एंड इंटरव्यू के पर्पज से। ये समझ लीजिए, ये जो डिफिनेशन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपकी डिफिनेशन क्लॉज अच्छे से तैयार हो गया तो आप समझ लीजिए आपको सीआरपीसी का 25% समझ आ गया, क्योंकि यही को ही आगे जाके एक्सप्लेन किया गया। पूरे चैप्टर एक एक डिफिनेशन के रखे गए हैं, उनको हम समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं। तो हमारी नेक्स्ट डिफिनेशन है जमानती अपराध। बेलेबल ऑफेंस की डिफिनेशन दी गई है क्लॉज सी में। क्लॉज सी में देखते हैं क्या बताया गया है। देखिए, पहले हम बेयर पढ़ते हैं। इसमें बताया गया है जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में, अंडरलाइन करें, प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है, या जो प्रथम अनुसूची में, अंडरलाइन करें, जमानती के रूप में दिखाया गया है या तत्समय परवर्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया है और अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। ये हमने डेफिनेशन देखी इसकी कि इस डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि प्रथम अनुसूची में जिनको जमानती बनाया गया है वे अपराध जमानती हैं, या किसी अन्य विधि में जमानती बनाया गया है वो अजमानती है, वो जमानती है। अजमानती से कोई अन्य अपराध विपरीत है। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द निकल के आया, प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची क्या है ये भी तो जानना ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप बेयर एक्ट को पलट दीजिए, चाहे बीएनएसएस है उसको पीछे पलट दीजिए। अब देखेंगे आपको एक कॉलम नज़र आ रहा है जिसको टोटल जो है 6 खंडों में बांटा गया है। ठीक है, तो लास्ट में जो अनुसूची दी गई है पहली देखिए 2 अनुसूचियाँ होंगी वहाँ पे। सीआरपीसी में 2 थी और बीएनएसएस में भी 2 ही अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो क्या है अनुसूची के बारे में ज़रा सा देख लेते हैं। अनुसूची में जो क्लास हैं वो 2 क्लास हैं। प्रथम अनुसूची में इसमें क्या लिखा है, प्रथम अनुसूची में तो जो प्रथम अनुसूची है उसे टोटल 6 खंडों में बांटा गया है
और इसमें बताया गया है, पहला खंड जो है उसमें बताता है कि धारा कौन से, इसमें बताया गया है कि प्रथम अनुसूची के रूप में जमानती बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले अगर देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि प्रथम अनुसूची में 2 तरह के अपराधों को वर्गीकृत किया गया है। एक तो है आपका CRPC में IPC के तहत, और दूसरे खंड में अन्य विधियों के तहत अपराधों का इसमें बताया गया है पूरा। और जो BNSS में है वो पहली अनुसूची में जिसमें बताया गया है, पहली अनुसूची के खंड 1 में BNS भारतीय न्याय संहिता के तहत किए गए अपराधों का वर्गीकरण किया गया है। इसमें कि उस अपराध का बताया गया है, संख्या बताई गई यानी कि धारा है पहले क्लॉज में, दूसरे में परिभाषा बताई गई है, तीसरे में उसका पनिशमेंट है, और चौथे खंड में बताया गया है कि यह अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है, और पांचवें खंड में बताया गया है कि अपराध जमानती है या अजमानती है, और छठे क्लास में बताया गया है ट्रायल कोर्ट। यानी कि टोटल 6 खंडों में प्रथम अनुसूची को बांटा गया है। पहले खंड में सेक्शन, दूसरे में डेफिनेशन, तीसरे में पनिशमेंट, चौथे में अपराध जो है कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, और पांचवे में बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, और छठे में जो है ट्रायल कोर्ट। अगर जो लोग कोर्ट जाते होंगे वो उनको बताया था कि ये तो ऑफेंस ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट है, ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट कोर्ट है, या कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल, ऐसे टर्म्स प्रैक्टिस में यूज़ किए जाते हैं। तो वहाँ पे एडवोकेट्स क्या करते हैं, पूरा एक्ट नहीं ओपन करते, वो सीधे शेड्यूल में जाते हैं, और वहाँ पे उनको तुरंत सेक्शन पे जाते हैं और उसको पूरी डिटेल मिल जाती है कि यार इसमें अगर हम बेल डालेंगे तो मुझे बेल मिलेगी कि नहीं, अरे बेलेबल ऑफेंस हम तुरंत डालते हैं, और बहुत ही अधिकार के रूप में उन्हें बेल डालते हैं, अरे बेल मिल जाएगी। क्लाइंट से कहता है अरे कोई टेंशन नहीं, बेल 100% मिल जाएगी। लेकिन अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो वहाँ पे कहते हैं ग्राउंड्स देखेंगे, चीज़ें होती हैं। तो ये एडवोकेट्स अक्सर जो है शेड्यूल को देखने का काम करते हैं। इसके अलावा APO लोग जो होते हैं, जो अपनी रिपोर्ट्स लगाते हैं, वो भी शेड्यूल को देखते हैं। तो शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कभी समय मिले तो आप शेड्यूल्स को देखा करिए और थोड़ा सा समझा करिए, ठीक है। तो ये तो हमने बता दिया कि प्रथम अनुसूची आपको बता दिया, प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया। फिर आता है तत्व में परिवर्तित। अब ये शब्द का टर्म्स क्या है, मतलब कि जो अपराध ऐसा तो है नहीं पूरे IPC या BNS में रख दिया गया, नहीं ना, अन्य विशेष विधियां भी तो हैं, स्थानीय विधियां भी तो हैं। यह बताएगा तत्व में यानी कि कोई ऐसी विधि है जो उस समय प्रवृत्त है, प्रेजेंट टाइम में है, तत्समय प्रवृत्त है, उस विधि में उस अपराध को जमानती बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रख लो, जैसे SC ST हो गया, पॉक्सो हो गया, NDPS हो गया। इस तरह से तमाम विधियां हैं जिनमें जो है चीज़ें अपने अपने हिसाब से उसमें डिफ़ाइन की गई हैं। उनको बताया गया कि ये ऑफेंस उस एक्ट में जाएंगे तो वो बेलेबल है नहीं है, तो उसमें सब चीज़ें बताई गई हैं। ये हो गया। अजमानती अपराध क्या होता है, तो जो जाहिर सी बात है उल्टा कर दो, जो अपराध जमानती नहीं है वे सभी अजमानती माने जाएंगे। ये हमारी डेफिनेशन इसमें हमने आपको बता दी, जमानती अपराध और अजमानती। यहाँ से आपका प्री और मेंस दोनों का क्वेश्चन बनता है। अक्सर पूछा जाता है कि जमानती और अजमानती अपराध किसे कहते हैं, दोनों में अंतर बताइए। अगर इस तरह का क्वेश्चन बनता है आप अच्छे से डिफाइन कर दीजिएगा। जैसे हमने आपको बताया पॉइंट पॉइंट तोड़ करके आप इसी को अच्छे से लिख करके बताइएगा। आगे की जब भी क्लास या हमारी सीरीज़ कंप्लीट होगी तो उसके बाद हम आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन फ्रेम करना भी सिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम करना होता है, कैसे डेफिनेशन लिखना होता है, कैसे दोनों में डिफरेंट लिखना होता है, डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों को हम बताएंगे। सबसे पहले हमारा तो पर्पज़ यही है कि हम आपको अच्छे से ये सीरीज़ कंप्लीट करवा दें। आप बस सहयोग करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने आज देखा इलेक्ट्रॉनिक वीडियो देखा A में, B में हमने बेल देखा, C में हमने बेलेबल ऑफेंस देखा, D में हमने बेल बॉन्ड देखा, और 4 परिभाषाएं टोटल हमने आज देखी है। एक परिभाषा और देख लेते हैं, बॉन्ड की परिभाषा देख लेते हैं। क्या बताया गया, बॉन्ड की परिभाषा E में दी गई है कि प्रतिभूति के बिना छोड़े जाने के लिए कोई व्यक्तिगत बंधपत्र या वचनबद्ध अभिप्रेत है। अब ये क्या है, प्रतिभूति के बिना, प्रतिभू क्या होता है, इसके इंग्लिश में कहते हैं श्योरिटी। अब जो लोग कोर्ट जाते हैं उन्हें पता होता है, कहते हैं भैया विद 2 डबल श्योरिटी लगेंगी, सिंगल श्योरिटी लगेंगे। ये तो लीगल टर्म से समझ नहीं आता, श्योरिटी क्या होती है। तो इसका मतलब होता है कि गारंटर सामान्य भाषा में, लेकिन ये कोर्ट में आप लिखेंगे नहीं इसको, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स बदल जाता है, फिर वो आपका जो है TPA उसमें चला जाएगा, चाहे इधर सिविल में चला जाएगा। वो शब्द सिर्फ मैं आपको समझाने के पर्पज से, गारंटर यानी होता नहीं कि जैसे 2 व्यक्ति होते हैं, वो कोई चीज़ आपस में कहते अच्छा इन पर आप भरोसा करिए, अगर ये कुछ फॉल्ट करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ।
फिर मैं इसका जवाबदेही बनूंगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो तीसरा पर्सन जो उनकी गारंटी ले रहा है या उनकी श्योरिटी ले रहा है, यही इसी को ही प्रतिभूति कहते हैं। जब जमानत किसी की कराते हैं, जमानत दाखिल करते हैं, तो देखते हो कि 2 जमानतदार लगते हैं। वो जो जमानतदार होते हैं ना, उन्हीं को ही लीगल टर्म्स में हम बोलते हैं प्रतिभूति बोलते हैं, श्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। तो वह बंद पत्र श्योरिटी की बनाई, यहाँ पे कोई जमानतदार, कोई गारंटर, कोई प्रतिभूति नहीं लगती है। बिना प्रतिभूति के कोई व्यक्तिक बॉन्ड, यानी कि मैंने बताया ना था पीबी पर्सनल बॉन्ड पर अंडरटेकिंग जब व्यक्ति करता है, या वचनबद्ध अभिप्रेत है। तो अगर बॉन्ड की बात आए तो यानी कि बॉन्ड भरा है, कैसा बॉन्ड है, तो यहाँ पे या तो अंडरटेकिंग की बात है या पीबी पर्सनल बॉन्ड। जो लोग कोर्ट जाते हैं उन्हें पता होगा, पीबी बोलते हैं, पीबी भरा हो तो पीबी। अब यही नहीं समझता पीबी क्या होता है। पीबी मतलब पर्सनल बॉन्ड। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं, व्यक्तिगत बंध पत्र या वचन बंध इसके अंतर्गत आता है। इसके लिए भी इसमें सेक्शन 60 आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया है सेक्शन 60 कहता है पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन। तो यहाँ पे बताया गया कि पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का उन्मोचन उसी के बंद पत्र पे, यानी कि पीबी या जमानत पत्र पर मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एकदम स्पष्ट सेक्शन, आप चाहें तो इसके साथ सेक्शन 60 लिख सकते हैं। जो पूर्व में CRPC के धारा 59 हुआ करती थी, वो अभी 60 हो चुकी है BNSS में। तो इस तरह से हमने आपको बॉन्ड भी बता दिया। एक बार बस थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और इसके साथ ही मैं आज की क्लास यहीं पे रोकती हूँ। तो हमने पढ़ा क्या पढ़ा, हमने डेफिनेशन क्लास पढ़ा। डेफिनेशन में सबसे पहले मैंने पढ़ा श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा। इसमें हमने क्या बताया था कि श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत टोटल 5 चीज़ें बताई थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए है, पहचान की आदेशिकाओं को अभिलिखित करने के लिए, तलाशी और अभिग्रहण करने के लिए, साक्ष्य एकत्र करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पारेषण, साक्ष्य और इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पारेषण करने के लिए, और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जो संसूचना युक्ति का प्रयोग किया जाता है, ये हमने बताया था। इलेक्ट्रॉनिक ये ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक में हमने आपको ये डेफिनेशन बताई थी। 2 में देखिए परेशान ना हुई, नई डेफिनेशन है इसलिए थोड़ा सा समझने में आपको समस्या आ रही हो, लेकिन कोई नहीं, आप पढ़ते जाइए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, समझ आ जाएगा। काफ़ी हद तक आप समझे भी होंगे आज। फिर हमने बी में देखा, तो बी में हमने पढ़ा बेल पढ़ा। बेल में हमने बताया कि कौन बेल दे सकता है, तो अधिकारी या न्यायालय दे सकता है, उसे पावर होता है। और कैसे देंगे, तो कहा गया कि शर्तें अधिरोपित करके देंगे। बताया कि कौन बेल ले सकता है, तो या तो जो अभियुक्त है अपराध का वो, या संदिग्ध व्यक्ति बेल ले सकता है। कब होगा, तो या तो उसने कोई अपराध कारित किया हो या उसके ऊपर ऐसी कोई परिस्थिति विद्यमान है या जो निवारण वाली है। तो अपराध कारित किए जाने पर सिंपल समझिए। फिर हमने बताया कि कौन लेगा, तो अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति, और उसका जो है कैसे देंगे, तो यह कहा बेल या तो बंद पत्र पर। बंद पत्र हमने आपको बताया था कि बंद पत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, व्यक्तिगत बंद पत्र आता है, वचन बंद भी आता है जिसमें प्रतिभूति के बिना होता है, ये इसके माध्यम से लेंगे, या जमानत पत्र के द्वारा बेल ली जा सकेगी। और इसका प्रभाव क्या होगा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभिरक्षा में है, चाहे वो संदिग्ध व्यक्ति हो चाहे अभियुक्त हो, तो उसे छोड़ दिया जाएगा। ये हमने बी की परिभाषा बेल देख ली। फिर हमने सी में देखा था, सी में बताया गया था कि जमानती अपराध बेलेबल ऑफेंस बताया गया था। हमने बताया था बेलेबल ऑफेंस, हमने 2 चीज़ें बताई थी, या तो वे अपराध जिनको प्रथम अनुसूची में बेलेबल बताया गया है। कौन सा खंड था हमने आपको बताया था बेलेबल ऑफेंस का, अभी हमने आपको टोटल 6 खंड बताया था ना, तो वो खंड नंबर 3 था जिसमें बेलेबल ऑफेंस है नहीं है ये बताया गया था। टोटल 6 खंड थे, एक बार याद करिए। पहले में क्या था, सेक्शन था। 2 में क्या था, 2 में डेफिनेशन था। 3 में क्या था, पनिशमेंट था। 4 में ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है ये था। 5 में बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और जो छठा खंड था उसमें बताया गया था कि सेशन ट्रायल कोड बताया गया था कि ट्रायल कोड किसके द्वारा होगा, ये आपका बताया गया था। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया। फिर अब हम आते हैं डी पे। तो डी पे हमने बताया था बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड बताया गया था आपको कि बेल बॉन्ड क्या होगा, तो बताया गया कि कोई वचनबद्ध आता है या प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए आता है। अगर बॉन्ड आए तो वहाँ पे बिना प्रतिभूति के है, और अगर बेल बॉन्ड अगर जमानत पत्र आए तो यहाँ पे बेल बॉन्ड है तो वहाँ प्रतिभूति ली जाएगी, केवल बॉन्ड पे नहीं ली जाएगी। दोनों में अंतर आएगा, देखिएगा। अभी फिलहाल ये कंप्लीट होने दो, फिर मैं आपको इन दोनों में अंतर भी बताऊंगी। जैसे जमानती अपराध अजमानती अपराध में बंद पत्र और जमानत पत्र में क्या अंतर है, ठीक है। जमानती अपराध अजमानती अपराध इन सबको बीच में हमें अंतर भी आपको अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। तो ये हो गया डीपी डेफिनेशन हमारी कंप्लीट है। ई में हमने बताया था आपको बॉन्ड बताया था। बॉन्ड में क्या बताया था कि इसमें प्रतिभूति नहीं ली जाएगी। दूसरी था इसमें व्यक्तिगत बंध पत्र आता है और वचनबद्ध पत्र वचनबद्ध
पत्र भी आता है। तो इस तरह से हमने टोटल आज 5 डेफिनेशन कंप्लीट कर ली है। आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल से हमने बताया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, हमारी ये श्री श्रृंखला भी पसंद आ रही होगी। बस आप लोग हमें वीडियो को देखें और अपना सुझाव अवश्य दें, कमेंट करें, लाइक करें, हमारा उत्साहवर्धन करें। और इसी तरह से हम आपको नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। हो सकता है वीडियो आपको आने में थोड़ा समय लग जाए, कभी कभार 1 आध दिन 2 दिन के बाद भी वीडियो आए, लेकिन इतना यकीन रखिए कि आपको पूरी सीरीज़ कंप्लीट कराई जाएगी। धैर्य के साथ पढ़ते रहिए। आपको जैसे भी लग रहा है वीडियो के बारे में अपने सुझाव अवश्य दें। थैंक यू सो मच।